कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी फुटबॉल मैच देखते हैं जहां निक्की नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जीस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निक्की का ध्यान खेल से ज्यादा भीड़ पर है। वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर जा रही है। उसी समय उसके मन में एक शरारती विचार आता है। वह जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है, चलो देखते हैं कितने लोग उस लड़की को देखकर मुड़ते हैं। पास बैठे एक आदमी लिवान कहते हैं कि वह भी शर्त में शामिल होना चाहता है और निक्की सहमत हो जाता है। हर कोई मजाक में $10 की शर्त लगाता है और गिनती शुरू करता है। जब लड़की स्टैंड छोड़ती है तो अंतिम गिनती दिखाती है कि 7 लोगों ने उसकी ओर देखा। इस शर्त में जेस ने सबसे करीब संख्या का अनुमान लगाया था, इसलिए वह जीत गई। लिवान बिना झिझक उसे पैसे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार शर्त यह है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस बाहर हो जाती है, कहती है कि उसे खेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निकी कूदकर $1000 की शर्त लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी फाउल का संकेत देता है और यह वही टीम होती है जिस पर निकी ने शर्त लगाई थी। वह जीतता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। हारने के बाद भी लिवान और उत्साहित हो जाती है और कहती है, इस बार $5000 की शर्त लगाते हैं। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी गेंद पास करेगा या दौड़ेगा। निकी $5000 की शर्त लगाने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन अंत में सहमत हो जाता है। लिवान अनुमान लगाती है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निकी कहता है कि वह पास करेगा। जैसे ही सीटी बजती है, खिलाड़ी वास्तव में गेंद के साथ दौड़ता है, जिसका मतलब है कि निकी $5000 हार जाता है। अब निकी फैसला करता है, कोई बात नहीं, हमने $5000 खो दिए, चलो यहीं रुकते हैं, और जेस से कॉफी पीने के लिए कहता है। वह जाना चाहता है लेकिन लिवान जोर देता है। वह कहता है, आप वीआईपी लाउंज में बैठे हैं, आपके पास पैसा है, $5000 के लिए क्यों परेशान होना। चलो एक और दाम लगाते हैं, इस बार $10,000 के लिए। अंततः निकी मान जाता है। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी अगला पास सही करेगा या नहीं। निकी का अनुमान है हाँ, लेकिन दूसरी टीम पास को इंटरसेप्ट कर लेती है। निकी अब $15,000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निकी थोड़ा परेशान हो जाता है। वह एक पल के लिए सोचता है और कहता है, इस बार $50,000 की शर्त लगाते हैं। ये सुनकर जेस हैरान हो जाती है, लेकिन निकी गुस्से में दिखता है। इस समय किस्मत उसके साथ नहीं है। वह अगला दांव फिर से हार जाता है और उसे $50,000 और देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रुकने के लिए कहती है, लेकिन निकी का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। बिना सोचे समझे वह $1,00,000 का अगला दांव लगाता है। लिवान हंसते हुए उसे चिढ़ाता है, क्या तुम्हारे पास वाकई इतने पैसे हैं। निकी चुपचाप एक पूरा बंडल टेबल पर फेंक देता है। यह देखकर लिवान भी उत्साहित हो जाता है। इस बार निकी शर्त लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट होगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल हो जाता है। अब निकी को $1,00,000 का नुकसान हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा है कि इस मुसीबत से कैसे निकले। जेस भी उसके व्यवहार से हैरान है, लेकिन अब खेल एक बहुत गंभीर चरण में पहुंच गया है। निकी कहता है, मेरे पास $10,00,000 बचे हैं, चलो सब कुछ दांव पर लगाते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अंतिम निर्णय ताश के पत्तों से होगा। चूंकि लिवान लगातार जीत रहा है, वह अब उत्साह से पागल हो रहा है। वह निकी को एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। लिवान अपना कार्ड निकालता है। ये क्लब्स का 5 है। अब निकी को सिर्फ 5 से ऊंचा कार्ड निकालना है। उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक है। निकी एक कार्ड उठाता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे पलटता है, लेकिन वह 3 ऑफ हार्ट्स है। यह देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर गई। जब निक्की ने खेल शुरू किया तो उसका इरादा केवल $10 लगाने का था, लेकिन अब वह $1 मिलियन से अधिक हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और बाहर चलने लगा। वह गहरे दुखी था, लेकिन लिवान उसे और चिढ़ाने लगा। उसने कहा, यह होता है जब तुम मास्टर से उलझते हो। निकी रुका और एक और दांव लगाया, इस बार $2 मिलियन का। अब विचार थोड़ा अलग था। निकी ने चुनौती दी कि लिवान दूरबीन का उपयोग करके किसी भी यादृच्छिक खिलाड़ी को चुन सकता है, और अगर निकी ने खिलाड़ी की जर्सी का नंबर सही अनुमान लगाया तो जीत उसकी होगी। लिवान थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने कहा, यह तो जैसे मन पढ़ने जैसा है। ऐसा लगा जैसे निकी खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहा था। लिवान को भी शक होने लगा कि निकी धोखा दे रहा हो सकता है। उसके संदेह को दूर करने के लिए निकी ने कहा, ठीक है, मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, इस बार जेस करेगी। जेस ने गुस्से में निकी की ओर देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने कहा, इतने सारे लोगों में सही जर्सी नंबर का अनुमान लगाने की क्या संभावना है। यह कहते हुए उसने जाने की कोशिश की, लेकिन लिवान के सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया और उनके बीच एक छोटी सी लड़ाई हो गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उसे कहा कि बस जमीन पर चारों ओर देखो और जो भी संख्या अपनी लगे उसे कहो। लिवान ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी चुना। फिर जेस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान को देखा। वह हर जगह जर्सी नंबर देख सकती थी। वह कैसे अनुमान लगा सकती थी।
फिर उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की के शब्द याद आए कि उसे वही नंबर चुनना चाहिए जो उसे अपना लगे। उनके दोस्त फरहाद ने जर्सी नंबर 55 पहना हुआ था। जेस समझ गई कि यह सब निक्की की योजना का हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और यह सही जवाब था। ली युआन हैरान रह गई। जेस भी सोचने लगी कि निकी को कैसे पता था कि ली युआन वही नंबर चुनेगी, लेकिन उस समय यह मायने नहीं रखता था। उन्होंने पहले ही शर्त जीत ली थी। दोनों ने $10 लाख का मुनाफा कमाया और सारा खोया हुआ पैसा वापस पा लिया। वे स्टेडियम से 2 बड़े बैग नकदी से भरे हुए लेकर निकल गए। गाड़ी में निकी ने जेस को बताया कि सब कुछ उनके योजना का हिस्सा था। वे ली युआन का लंबे समय से पीछा कर रहे थे। ली युआन उच्च समाज में अपनी खराब जुआ खेलने की आदतों के लिए प्रसिद्ध था। वह उसके सामने रखी किसी भी शर्त पर कूद पड़ता। निकी की टीम ने पूरी योजना बनाई थी। जैसे ही ली युआन अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, संख्या 55 उसके अवचेतन मन में डाल दी गई थी। संख्या 55 सुरक्षा गार्ड के लेबल पिन पर लिखी हुई थी। वही संख्या स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़क पर साइन बोर्ड पर दिखाई दी। उन्होंने उसे केवल संख्या दिखाई ही नहीं बल्कि उसे सुनाया भी। मैच देखने आते समय ली युआन की कार में एक गाना बजाया गया था जिसमें बार बार संख्या 55 दोहराई गई थी। उस गाने में वह संख्या 124 बार कही गई थी, जो ली युआन का ध्यान उसकी ओर खींचती रही। उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई गई थी जिसने एक दृश्य स्मृति बनाने में मदद की। तो जब ली युआन ने दूरबीन से देखा तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से संख्या 55 की ओर गया और जैसे ही उसने फरहाद को देखा, जेस ने 55 कहा। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था ताकि उसके हाव भाव पूरे खेल के दौरान स्वाभाविक रहे। इस तरह कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। सब कुछ सुनने के बाद जेस निक्की से पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। कुछ दिन पहले निकी एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पास जेस बैठी थी और एक आदमी उसके सिर पर बंदूक ताने हुए था। जेस उसके बगल में बैठी थी जिसे उसने हाल ही में ही मिला था। यह स्पष्ट था कि किसी ने निकी को फंसा दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांतिपूर्वक कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला दो। बंदूक वाला आदमी निकी की प्रतिक्रिया देखकर जल्दी ही समझ गया कि यह आदमी चालाक है, उनसे भी ज्यादा चालाक, और उसकी समझ बिल्कुल सही थी। निकी एक माहिर ठग था जो छोटी मोटी चोरी बड़ी कुशलता से करता था। जेस ने निकी को उस कमरे में धोखे से लाया था, लेकिन निकी ने उसमें एक प्राकृतिक प्रतिभा देखी। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निकी ने जेस से कहा, तुम्हारे पास एक उपहार है। अगर तुम लोगों को धोखा देने की इस क्षमता को निखार लो तो तुम बहुत आरामदायक जीवन जी सकते हो। निकी ने कहा, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। मेरे पिता, उनके पिता, वे सभी ठग थे। हम खून से ही धोखेबाज हैं। हर चाल, हर कदम हमारे लिए खेल है। बिना समय गंवाए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। निकी ने सहमति जताई। बाहर निकलते समय उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। जब तक उसे यह समझ में आया, उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। जब उसने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी थी तब तक निकी ने उसका वॉलेट भी ले लिया था। इन सभी चालों के बाद निकी ने कहा, हाथ की सफाई, सही समय और थोड़ी स्टाइल, बस यही सब चाहिए इस काम के लिए। फिर निकी ने उससे अलविदा कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस ने न्यू ऑर्लियंस में निकी को पाया, जहां उसने एक नई टीम बनानी शुरू की थी। उनकी मुलाकात वास्तव में एक परीक्षा थी। वह देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने के योग्य है या नहीं। जब जेस ने सहमति दी तो निकी ने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ मेले में भेज दिया। ये जेस का पहला व्यावहारिक असाइनमेंट था। उसने लोगों से दिशा पूछना शुरू किया, हाथ में नक्शा पकड़े हुए। जब वह लोगों का ध्यान भटका रही थी, उसके साथी ने चुपके से एक पर्यटक का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर एक और टीम सदस्य ने जानबूझकर एक आदमी से टक्कर मारी और जेस ने उसका बटुआ ले लिया। अब जेस को अपनी चोरी की शैली में अधिक आत्मविश्वास महसूस होने लगा था। चॉपस्टिक्स का उपयोग करते हुए उसने एक औरत के बैग से उसका पर्स निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हुआ कि किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। निकी एक इमारत के ऊपर से सब कुछ देख रहा था। उसने टीम से कहा कि जेस को अकेला छोड़ दें। अब उसकी बारी थी अकेले काम करने की। जेस ने एक के बाद एक महंगे सामान चुराना शुरू कर दिया और हर चोरी के साथ निकी का उसके प्रति सम्मान बढ़ता गया। अब निकी ने उसे एक और बड़ा काम सौंपा। इस बार एक उच्च तकनीकी घोटाला। विशेष लेंस की मदद से वे अन्य खिलाड़ियों के कार्ड देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने के लिए भी एक प्रणाली थी। चोरी किया गया कार्ड गुप्त रूप से एक साथी को भेजा गया, जहां एक उपकरण उसके डेटा की नकल करता और फिर कार्ड को मालिक की जेब में वापस रख दिया जाता। जब तक किसी को पता चलता, उनका पूरा खाता खाली हो चुका होता। एक और धोखाधड़ी एक नकली एटीएम मशीन थी। जब भी कोई पैसा निकालता, एटीएम गुप्त रूप से उनका पिन स्टोर कर लेता। फरहाद बाद में मशीन को हटा देता और सारा डेटा चुरा लेता। सभी चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। महंगे लग्जरी सामान उनसे खरीदे गए और अंत में उनका डेटा काले बाजार में बेचा गया।
एक दिन जेस ने एक सुंदर हार देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निकी ने तुरंत उसे उतारने के लिए कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सभी सामान बेचे जाने चाहिए, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से नहीं रखा जाना चाहिए। जेस पहली बार इस बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी देख रही थी। चोरी के सामान के पहाड़ के बीच खड़े होने का एहसास अवास्तविक था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम अभिनय करना था। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, कृपया कोई हमारी मदद करें, कृपया। यह एक ध्यान भटकाने की चाल थी जिसका बाकी टीम ने उनके आसपास के अमीर लोगों से चोरी करने के लिए उपयोग किया। काम पूरा होने के बाद पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छिपकर भाग गई। पूरा योजना इतनी अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया था कि कोई कुछ समझ नहीं सका। उस रात उन्होंने सबने मिलकर जश्न मनाया। निकी ने सभी की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $12 लाख कमाए थे। अगले दिन सभी टीम के सदस्य अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेज नष्ट कर दिए गए थे और निकी ने सभी को आश्वासन दिया कि उनका पैसा कुछ दिनों के भीतर उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निकी के पास अभी एक आखिरी मिशन बाकी था। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के VIP लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने पूरी प्रस्तुति दी कि कैसे वे कुछ ही मिनटों में $10 लाख कमा सकते हैं। अब तक जेस को निकी से प्यार होने लगा था। उसे लगा कि वह निकी की गर्लफ्रेंड है और इसलिए वह उसे यह सब दिखा रहा था। लेकिन निकी ने उसे केवल अपने फायदे के लिए समूह में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया, निकी ने उसे $80,000 नकद दिए और अंत में अलविदा कहा। जेस ने उसे आंसुओं भरी आंखों से देखा। उसका दिल टूट गया था क्योंकि वह निक्की से प्यार करने लगी थी। साथ ही उसे यह भी लगा कि $80,000 बहुत कम है क्योंकि निक्की ने अभी अभी $10 लाख कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस ने अब उसकी असली सूरत देख ली थी। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार एक सर्विस स्टेशन में आती है और हम फिर से निक्की को देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। दोपहर के खाने के दौरान वह जॉर्ज से मिला, जो एक रेस कार टीम का मालिक था। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने एक नया एल्गोरिदम विकसित किया था जिसे EXR कहा जाता था, लेकिन वह इसे सुधारना चाहता था ताकि उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ सकें। इसलिए उसने निक्की को काम पर रखा। योजना सरल थी। निक्की उनके मुख्य इंजीनियर होने का नाटक करेगा। फिर वे जॉर्ज और निक्की के बीच एक नकली लड़ाई का मंचन करेंगे ताकि अन्य टीमें उनके जाल में फंस जाएं। उसके बाद निक्की प्रतिद्वंद्वी टीम को EXR का नकली संस्करण बेचेगा, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम का उपयोग करके आसानी से जीत जाएगी। इस सौदे के हिस्से के रूप में निक्की को इस काम के लिए $10 लाख मिलने थे और नकली सिस्टम बेचकर जो पैसा कमाया वह भी उसका होगा। निक्की को यह काम मजाक लग रहा था। वह ऐसा घोटाला सोते हुए भी कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के बटलर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने सीधे निक्की को धमकी दी और कहा, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें सीने में गोली मार दूंगा। निक्की ने टक्सीडो पहना और उस शाम पार्टी में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। निक्की और जॉर्ज के बीच की योजना भीड़ के सामने एक नकली लड़ाई करने की थी, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई जब जेस लाल ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे आई। वह सीधे जाकर जॉर्ज को गले लग गई। ये देखकर निक्की की आंखों में गुस्सा भर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने 3 साल से जेस को नहीं देखा था और अब वह किसी और के साथ थी, और वह भी उस आदमी के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा था। जेस ने शांतिपूर्वक निक्की के पास जाकर कहा कि वह अब एक ठग नहीं है और जो कुछ 3 साल पहले हुआ था उसका अब कोई मतलब नहीं है। उसने यह भी कहा कि जॉर्ज को उनके पिछले रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता है और इसे इसी तरह रखना सबसे अच्छा होगा। ये सुनकर निक्की गुस्से में आ गया। उसने एक गिलास वोडका उठाया और एक ही बार में पी लिया। पहले उसने गुस्सा होने का नाटक करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह सच में गुस्से में था। सभी के सामने जॉर्ज के साथ लड़ाई अब कोई नाटक नहीं थी, यह असली थी। उनकी लड़ाई ने प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम का ध्यान आकर्षित किया, जैसा कि योजना थी। जल्द ही सुरक्षा आई और निक्की को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसके हाथ में प्रतिद्वंद्वी टीम का बिजनेस कार्ड था। अगली सुबह निक्की ने मैक्लेरन टीम के मालिक से मुलाकात की। उसने सीधे कहा, मैं आपको EXR सिस्टम बेचना चाहता हूं। इसकी कीमत €3 मिलियन होगी। टीम के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोल भाव की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का परीक्षण किया और जब उसने परिणाम देखे तो उसका चेहरा खिल उठा। निक्की ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में पहुंचा दिया जाएगा। इस बीच जेस की मुलाकात सड़क पर फरहाद से हुई। फरहाद को निक्की ने भेजा था। उसने जेस से कहा कि निक्की को 3 साल पहले जाना जरूरी था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फरहाद ने यह भी कहा कि निक्की अब भी उससे प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक डिब्बा दिया जिसमें वही हार था जो जेस को एक बार पसंद आया था। यह असली था या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे देखकर जेस का दिल पिघल गया। उसने फरहाद से कहा कि वह निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं थीं। खैर, सौदे के दिन निक्की आया और मैक्लेरन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में एक ताकतवर आदमी ने उसे €3 मिलियन से भरा एक केस दिया, लेकिन निक्की की प्रकृति ऐसी थी कि वह कभी जोखिम लिए बिना काम नहीं करता था। उसने गुप्त रूप से वही सॉफ्टवेयर हर रेसिंग टीम को बेच दिया था।
हर हाथ मिलाने से उसे और यूरो मिलते थे। जिसने भी उससे हाथ मिलाया उसने उसे लाखों दिए। जब तक रेस शुरू नहीं हुई किसी को अंदाजा नहीं था कि हर टीम को वही EXR सिस्टम बेचा गया था। उस रात भागने के बजाय निकी ने जेस को संदेश भेजा कि अगर वह समय पर आई तो वे साथ में भाग सकते हैं। निक्की ने इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही उसने हार मान ली और जाने के लिए मुड़ा, जेस दिखाई दी, लेकिन भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय वही ताकतवर आदमी जो मैक्लेरन टीम की ओर से उसे 3 मिलियन यूरो दे चुका था, निक्की के सामने आ गया। वास्तव में वह जॉर्ज का आदमी था। उसने सच्चाई पता कर ली थी कि निकी ने नकली सॉफ्टवेयर के बजाय असली सॉफ्टवेयर बेचा था। उसे 1 मिलियन यूरो की परवाह नहीं थी। अब उसने अपनी पूरी रेसिंग गियर पहन ली और जानबूझकर निकी की कार से टकरा गया। एक भयानक दुर्घटना के बाद निकी और जेस दोनों को पकड़ लिया गया। उन्हें बांध दिया गया और सारा चुराया हुआ पैसा जॉर्ज के सामने रखा गया। जॉर्ज गुस्से में था। उसने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि निकी ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया था। जब निकी ने कुछ नहीं कहा तो जॉर्ज ने जेस की नाक बंद कर दी, उसकी सांस रोक दी। यह देखकर निक्की टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, कैसे उसने जेस को फिर से अपने प्यार में डाल दिया था। उसने कहा कि उसने उसे वही हार दिया जो उसे पहले पसंद था, लेकिन इस बार उसमें एक विशेष चिप थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। जब जेस ने यह सुना तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं माना। फिर जॉर्ज ने कहा, जेस कभी वास्तव में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझे पता है कि वह केवल मेरे पैसे के लिए मेरे साथ थी। जेस ने स्वीकार किया कि वह केवल जॉर्ज से प्यार का नाटक कर रही थी ताकि उसकी महंगी घड़ी संग्रह चुरा सके। निक्की हैरान रह गया। तो जेस ने निक्की को जलाने के लिए जॉर्ज के प्रति अपना प्यार झूठा दिखाया था। अब दोनों पकड़े गए थे। जॉर्ज ने बटलर की ओर मुड़कर पूछा कि निकी ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निकी ने अपना मुंह खोला, बटलर ने अचानक गोली चला दी। वह गोली सीधे निकी के सीने में लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गया और बटलर से कहा, मैं फिर से पैसा कमा सकता हूं, लेकिन अगर हत्या के लिए पकड़ा गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जॉर्ज ने जल्दी से बटलर को निकाल दिया और गोदाम से भाग गया। जेस बेकाबू होकर रो रही थी, लेकिन बटलर ने शांतिपूर्वक कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में बटलर निक्की का पिता था। उसने गोली को सावधानी से दिल के पास मारा था, न कि उसके आर पार। उसने घाव को टेप से सील कर दिया, अतिरिक्त खून निकालने के लिए सुई का उपयोग किया और निक्की के सीने में वायु दबाव को संतुलित किया। अचानक निक्की ने अपनी आंखें खोलीं। वह जीवित था। यह एक पागल योजना थी, लेकिन यह काम कर गई। उनके पीछे पैसे का एक बड़ा ढेर पड़ा था। तीनों गोदाम से बाहर निकल गए। निक्की वास्तव में एक अनाथ था और इस आदमी ने उसे पाला था। उसी ने निक्की को व्यापार की सभी चालें सिखाई थीं। उनका नियम सरल था, कभी भावुक मत होना। लेकिन अब निक्की सच में जेस से प्यार कर बैठा था। बटलर ने दोनों को सड़क के किनारे छोड़ दिया और सारा पैसा अपने साथ ले गया। निकी के पास कुछ नहीं बचा, लेकिन अस्पताल जाते समय उसने जेस के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा। वह जॉर्ज की 2 लाख यूरो की घड़ी थी। निक्की ने उसकी तरफ देखा, जेस ने उसकी तरफ देखा और दोनों मुस्कुराए। ऐसे ट्रिक्स और हाथ की सफाई के साथ वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।